कि अपने से पढ़ाते थे। इसके बाद फिर उधर वो साहेबगंज जिला का जो आपका वो अवैध खनन जो चल रहा था, अवैध चालान से गिट्टी वगैरह पत्थर, पंकज मिश्रा ने मुझे 110% शक है, क्योंकि वैसे भी सीएम वही है, झारखंड को वही चला रहे हैं। झारखंड को सिर्फ कठपुतली हैं वो, जो माननीय मुख्यमंत्री वो कठपुतली हैं। तो इस तरह से हमको पूरी 110% शक है उनके दिशा निर्देश पर। ये सारा जो है ना कूटनीति के तहत, राजनीति के तहत उनकी मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु नहीं हुई, हत्या की गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गोड्डा जिला के डकैता गांव आए हैं, जहां के सूर्य हांसदा जो अभी काफ़ी चर्चित है। ये दिखा दीजिए, पूरा ये घर उनका इस टाइप का उनका आवास है, उनका घर है। और उनका जहां कब्र है, उनको जहां दिया गया है पुलिस इनकाउंटर में जिसको मारा गया है, ये देख लीजिए। यहाँ पर उनके परिवार वालों से, घर वालों से हम लोग मिलने आए। और ये दिखा दीजिए, ये उनका कब्र है। यहाँ पर ये जो है उनका कब्र है, जहाँ उसको मिट्टी दी गई है। और ये हमारा काठीकुंड गोपी कांदर के लोग हैं जो उनसे मिलने आए हैं। और उसके बाद में उनका पिताजी का एक कब्र है, और उसका एक बेटा है, शायद बेटा था, जो भी है, इनका भी यहाँ पे कब्र है, देख लीजिए इस टाइप का। और इन्हीं लोग के नाम पे जो है आगे एक स्कूल है, उस स्कूल के पास भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गोड्डा ज़िला के डकैता गांव आए हुए हैं। और जैसे कि यूट्यूब चैनल में और दूसरे चैनल में जो है एक खबर बड़ी तेज़ी से फैल रही थी सूर्य हांसदा के बारे में कि पुलिस इनकाउंटर में उसे मार दिया गया, जो भी है। और उन्हीं का जो है आवास में हम लोग आज पहुँचे हैं। और काठीकुंड और गोपी कांदर से भी कुछ लोग आए हैं, उस क्लब से दिखा दीजिए। ये है गोपी कांदर और काठीकुंड क्लब से आए हुए लोग। और उसके बाद उनका जो आवास है चारों तरफ दिखा दीजिए, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। और आज यहाँ जो है डुमरी विधायक जयराम महतो जी भी आए थे और वो चले गए। और उनके आवास पे आके उनका जो भाई है और उसकी जो धर्म पत्नी है, उसकी जो माँ है, ये तीनों हैं, इनको दिखाइए। और इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या था, कैसे हुआ। अच्छा, ये बताइए सूर्य हांसदा के बारे में जो कुछ हम लोग जानते हैं या सुने हैं यूट्यूब चैनल के बारे में या मीडिया में ही खबर आई है, आप हकीकत क्या है शुरू से थोड़ा डिटेल से बताइए। मैं ग्रामीण समाचार से जी सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे आवास में आए, मेरी बातों को रखने के लिए आपने मुझे 2 शब्द करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया। आप अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कहा, ये प्रश्न किया कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। ये यहाँ से जो स्कूल विद्यालय खुला है, उन्होंने खोला है, उनके पीछे एक विद्यालय है सेंट जॉन्स हाई स्कूल डकैता ललमटिया, तो वहीं से वो पास आउट हुए थे। इसके बाद वो उनका एडमिशन गोड्डा कॉलेज गोड्डा में होता है। वो पढ़ने बहुत अच्छे थे और उनका सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं, उनका सपना था। और अच्छे एथलेटिक्स भी थे, फुटबॉल उनका प्रिय खेल था। बाद में हालात बदलती गई। हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी प्रधान थे, लेकिन हम लोग किसानी करते थे। और माँ भी किसानी में बहुत साथ देती थी। उसमें मेरे भैया की शादी नहीं हुई थी। मैं उसमें पढ़ रहा था, नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा था, JNV जिसको कहा जाए, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा था। उसमें जब मैं छोटा था, 6ठा-7वां तक मैं नवोदय में पढ़ रहा था। मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, जब हम दोनों भाई, मैं उनसे 2 साल छोटा हूँ। आप लोग कितने भाई? 4 भाई हम लोग। वो कितने नंबर पे थे? 3रा नंबर पे थे वो, मैं सबसे छोटा हूँ। तो हम दोनों में जो दोस्ती थी, हम दोनों में जो भाईचारा थी, हम दोनों अकेले, ज़्यादातर हम दोनों किसी से इतना नहीं करते थे। तो पढ़ाई लिखाई हो, हम दोनों ज़्यादा फोकस करते थे पढ़ाई लिखाई में। पिताजी या बड़े भैया, अशोक भैया या महेंद्र भैया, लैंप, उस समय तो बिजली थी नहीं, और लैंप वगैरह साफ करके हम दोनों को आंगन में बैठा देते हैं। और वो बोलते थे पढ़ो, तुम 1 घंटा तक पढ़ो। इस तरह से पढ़ाई किए, दिव्या की बत्ती में पढ़ाई किए और वो बहुत आगे तक गए। इसके बाद जब वो ग्रेजुएट कर रहे थे तब उनकी नौकरी लगी, स्टेट कॉलेज नौकरी लगी, उनकी नौकरी लगी।
इसके बाद ऐसा हुआ, कोई दुर्घटना घटी थी 2003 में, उनको फंसाया गया है, मतलब चारों भाई को फंसाया गया गांव में ही। ऐसा कुछ घटना साहेबगंज का मामला है, लेकिन गांव का ही आदमी था, वहाँ पे रेलवे में काम करता था, क्लास 10 की स्कूल करके। तो उस केस में हम चारों भाइयों को फंसाया गया। मुझे भी जेल जाना पड़ा, था। बाकायदा मैं संजय कॉलेज रांची में पढ़ाई कर रहा था। मैं वहाँ बीकॉम पास आउट हूँ संजय कॉलेज रांची से। उसी समय मुझे केस में लपेटा गया, चारों भाई को केस में लपेटा गया। तो बाद में पढ़ाई से भी मन थोड़ा ये होने लगा, भैया का भी मन ये होने लगा, तो करे तो क्या करें। उधर पिताजी का सोच अलग, माँ भी तो नर्वस हो चुकी थी। पिताजी प्रधानी चलाए कि केस लड़ें, और चारों भाई को, जितने बेचारे भाई थे हम लोग, सबको केस में लपेटा गया। उस केस में 2003 की बात है ये, जबकि हम पढ़ाई कर रहे थे। सूर्या भैया जॉब कर रहे थे, महेंद्र भैया जॉब कर रहे थे, अशोक भैया जॉब कर रहे थे, नौकरी करते थे में। और इन किन प्रकार राजनीतिक दबाव में आकर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किस पार्टी के वो नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तत्कालीन बोरियो विधानसभा के वो विधायक थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनके दबाव में आकर प्रशासन ने एक गलत नीति अपनाकर चारों भाइयों को जेल में डाल दिया गया। एफआईआर हुई, मुझे दुमका में दबोचा गया। मुझे दुमका इंडोर स्टेडियम, वहाँ दबोचा गया मुझे। इसके बाद सूर्या भैया को भी दबोचा गया, अशोक भैया को भी दबोचा गया, महेंद्र भैया को पेटे पे दबोचा गया। इस तरह से चारों भाइयों को दबोचा गया। इसके बाद में मैं तो उसमें जॉब तो नहीं कर रहा था, तीनों भाई जॉब कर रहे थे जेल में, मैं उस समय विद्यार्थी था। जेल में कम से कम हम लगभग 1 या 1.5 साल तक रहे साहेबगंज जेल। फिर हमको अंडा सेल भेजा गया। मैं इतना भी, हमको भी कुख्यात घोषित किया जा रहा था उस समय। हमको अंडा सेल का जानते हैं हम, हजारीबाग अंडा सेल का मतलब क्या होगा? कुख्यात से कुख्यात अपराधी को वहाँ पे, जिसे अनिल सिन्हा को रखा गया था मेरे टर्म में उस समय। ये बात है 2012 या 13 की बात है ये। तो वहाँ लगभग 13-14 दिन तक वहाँ रखा गया मुझे। इसके बाद माँ ने बहुत मेहनत करी है। यहाँ के जज, फास्ट ट्रैक के जो जज साहब थे, उनसे वार्ता कर, मतलब फाइल किए ये वकील के माध्यम से। इसके बाद वहाँ से हमको लाया गया फिर साहेबगंज जेल, और भैया को रखा गया पहले गोड्डा जेल में रखा गया सूर्या भैया को। फिर आपका कह के हजारीबाग जेल में रखा गया। फिर दुमका जेल में रखा गया सूर्या भैया को। इसके बाद महेंद्र भैया को भी रखा गया गोड्डा जेल में पहले। फिर इसके बाद हजारीबाग जेल में, फिर दुमका जेल में ट्रांसफ़र किया गया। अशोक भैया को भी उसी तरह उनके साथ भी हुआ। लेकिन ये जेल बेल तो बहुत बाद में मिली है हम लोगों को, क्योंकि इतने ही राजनीतिक दल, नाम एक ही राजनीतिक दल था जो हम उनके खिलाफ चल रहे थे। नाम नहीं लेना चाहूँगा उस राजनेता का, ताकि उनको अगर सुन लें दर्द लगेगा। क्योंकि कल परसों ही मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है कि सूर्या भैया के सपोर्ट में बोल रहे थे कि अगला अगर हम भी, क्योंकि पहले जब मैं विधायक था तब मैंने भी अवैध खनन के बारे में खिलाफ में मैंने आवाज़ उठाया था। नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सहम गया हूँ। कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए जैसे सूर्या हंसदा के साथ हुआ है, फर्जी इनकाउंटर, कहीं ऐसा ना हो जाए। उनका स्टेटमेंट है ये, कल या परसों का स्टेटमेंट है उनका। तो उसी तरह से हम लोग मजबूरन, जब बेल मिली, हम 3 भाइयों को बेल मिली। इसके बाद सूर्या भैया सोचे जब इतना बदनाम हो चुके हैं तो क्यों ना हम लोग राजनीतिक शरण ले लें। तो हम लोगों के कांटेक्ट में या भैया कांटेक्ट किए, ये बात हमको जानकारी इतनी नहीं है। 2009 की बात है ये। उसके पिताजी की देहांत भी हो गई थी, राजा हंसदा का, जो मेरे पिताजी का नाम है, स्वर्गीय राजा हंसदा। तो हम लोग थोड़ा फिर और नर्वस हो गए। तो इसके बाद हम लोगों ने सोचा वार्ता हुई, मतलब वार्ता क्या, गेट में जाकर के हमने भैया से पूछा। हम तब तक मेरा बेल हो चुका था, मतलब बेल हो चुका था मेरा। तो हमने भैया से बात किया कि क्या करते हैं, राजनीति में आएंगे हम लोग। तो मतलब ठीक है, बातचीत चल रही है, गेट में आ रहे हैं, जेवीएम से टिकट मिलने का संभावना है।
पहले तो जेएमएम से पूरी संभावना थी कि टिकट मिल जा रहा है। माँ बहुत प्रयास करी है इस मामले में, बहुत प्रयास की थी। दिसम गुरु जो अभी स्वर्गवासी हो गए, उनसे मिले थे, उनके सुपुत्र जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिली थी, और आश्वासन मिला, दिया गया इनको माँ को कि हाँ ठीक है आपको टिकट दिया जाएगा। तो आश्वस्त किया गया हम लोगों को, और हम भी आश्वस्त हो गए, पूरा परिवार आश्वस्त हो गया कि जेएमएम से टिकट मिलने जा रहा है हम लोगों को। और इसके बाद आखिरी वक्त पर टिकट नहीं मिली। इसके बाद माँ गई हमारे सुप्रीमो, उस समय जेबीएम के सुप्रीमो माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने सूर्या भैया को टिकट दिया, और 2009 में उन्होंने टिकट दिया, नॉमिनेशन हुई। वो जेल से लड़े, और जेल में रहते हुए उनकी लोकप्रियता देखिए। 28,000 वोट लाते हैं वो जेबीएम से, 28,000 वोट लाते हैं वो जेल में रहते हुए। तो सोचिए क्या एक गैंगस्टर को वोट मिलेगा जो वो जेल में थे, किसी को दबाव नहीं दिए हैं, किसी समाज के लोगों को दबाव नहीं दिए हैं, लेकिन उनको 28 साढ़े 28,000 वोट मिल रहा है 2009 में। तो मैं मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये इतना ही कहना चाहूँगा कि जब एक गैंगस्टर जेल में बंद है तो उनकी लोकप्रियता सोचिए, लोकप्रियता कितना रही होगी। कभी किसी जाति विशेष के खिलाफ तो नहीं लड़ा, जब भी वो आवाज़ उठे, उनकी तरफ से आवाज़ उठी है तो वो आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ उठी है, अवैध खनन के खिलाफ उठी है, समाज का विकास कैसे हो, शिक्षा नीति कैसे बनाया जाए, स्वास्थ्य नीति कैसे बनाया जाए, रोजगार कैसे दिया जाए, हमेशा से उनका ये नीति रहा है। 2014 आता है, वो हार गई, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था, 34,000 वोट लाए थे। जेएमएम के विधायक जो बने थे उस समय तत्काल लोबिन हेम्ब्रम जी, 34,000 वोट लाए थे। सेकंड में थे तला मरांडी जी, उनका भी लगभग 28-29,000 के लगभग था, मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं था 2019 के बाद। तो सोचिए जेल में रहते हुए जो इंसान इतने वोट ला पा रहे हैं, अगर वो बाहर रहते तो जीत भी सकते थे, क्योंकि कैंपेनिंग तो अपने स्तर से करते, वो कैंपेनिंग तो अपने स्तर से करते कि भाई हम आप लोगों के बारे में ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन जेल में रहते हुए कोई दबाव नहीं, कोई नहीं, लोकतांत्रिक देश है, आप हमको पसंद करते हैं, हमको वोट दीजिए। लेकिन वोट किस नाम पर दिए? विकास के नाम से उनको दिया गया, सूर्या हांसदा को, विकास के नाम पर, कि ये लाल फीताशाही यहाँ पे पेनम कॉल जितना भी ब्लॉक है, कॉल ब्लॉक है, यहाँ नहीं चलेगी, लाल फीताशाही नहीं चलेगी। 2014 में आई है, फिर उनको टिकट दिया गया जेबीएम से ही, उसमें भी 3rd स्थान में आए थे अलंग। फिर 2019 आती है, तो उनकी बढ़ती लोकप्रिय, तब तक जेल से बाहर आ चुके थे। 2019 में जब उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, बहुत ही बढ़ चुकी थी, ये सिर्फ बोरियो विधानसभा की बात नहीं है, पूरे संथाल परगना में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उनका संगठन मजबूत हो रहा था, खासकर आदिवासी और मूलवासी के लिए उनका संगठन मजबूत हो रहा था कि हम लोगों का ज़मीन, जल जंगल और ज़मीन को अस्मिता, उनका कैसे बचाया जाए, अस्मिता को कैसे बचाया जाए, अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, उनकी लड़ाई यही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाया जाए। आउटसोर्सिंग कंपनी इतने पेनम वगैरह चल रही है, उनका कहना था कि देखिए कि हम लोग आदिवासी अशिक्षित हैं, हम लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों ना एक विद्यालय खोला जाए। तो उन्होंने सही में परफॉर्मा बनाया, और जितने भी हम लोग माँ के साथ या मेरी भाभी के साथ, हम लोग जितने भी भाई हैं, चारों भाई, हम लोगों ने बात किया, आपस में बात किया, चर्चा किया कि नहीं बहुत अच्छी बात है कि गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि गरीब बच्चे भी आगे बढ़े, और ख़ासकर सुदूर क्षेत्र के बच्चे। आज भी आप अब इंटरव्यू ले सकते हैं स्कूल में, अभी भी साहेबगंज की बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, पीरपैती के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बोरियो के हैं बच्चियाँ हैं, बहुत सुदूर क्षेत्र से उन्होंने चुन कर बच्चों का चयन किया कि जो बहुत ही गरीब है, जो अनाथ बच्चे हैं, उन लोगों का चयन करके, उन सबों का चयन करके उन लोगों का निःशुल्क शिक्षा, आवास, आप लोग यही रहिए, आवास,
खाना पीना, किताब, कॉपी, कपड़ा जितना भी है उन लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा था। बस उनका मकसद ये था। और 2019 में जब उनको टिकट मिलती है बीजेपी से, जब वो बीजेपी में आए माननीय श्री बाबूलाल जी, क्योंकि उस समय हम भी बहुत छोटे थे, उतना उम्र नहीं हुआ था, तो हम उनको आदर्श मानते थे। बाबूलाल मानी जी को हम आदर्श मानते थे, क्योंकि उनका विकास हम जानते थे कि मतलब विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरा झारखंड में जब सीएम बने थे 2000, जब आज़ाद भी मतलब अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में, तब से विकास बहुत अच्छा कर रहे थे झारखंड में। तो मैं भी इम्प्रेस था उनसे, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था। उसमें सेंट जेवियर्स कॉलेज आईकॉम फर्स्ट ईयर में था। उसमें मैं पर्सनल उनके बेटे भी मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, जो ये नेक्सलाई क्या बोलते हैं उसको, कौन में डेथ कर गए, एक्सपायर कर गए। तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो भी सेंट जेवियर्स में पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा अरे चलो ना, कौन अपने पिताजी से हमसे भेंट करवा दो। उन्होंने मुझे मिलवाया, तब वहाँ से परिचय शुरू हुआ हम लोगों का। मैंने सूर्या भैया को बुलाया कि चलिए आपको मिलवाते, आपकी जो लड़ाई है ना अब आगे इनके माध्यम से बढ़ाएंगे। उसमें सूर्या भैया का पहचान नहीं था, राजनीति में नहीं थे, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे परिवार से कोई आगे बढ़े, ये इस पैनम के खिलाफ, ये कोल माइंस के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ ये बढ़े आगे। इस तरह से 2014-19 में उनको टिकट गया बीजेपी से, उनको दिया गया। और कहते हैं ना कि कभी कभी अपने लोग ही धोखा दे जाते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान तालामरण जी इसी घर में रहते थे, मेरे ही घर में रहते थे, और बहुत नज़दीकी रिश्ता था हम लोगों का उस समय। सूर्या भैया, महेंद्र भैया, 4 भाई के बल पर चुनाव वो जीते, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। फिर उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया बीजेपी का। तो मेरी माँ का कहना था कि बेटा बीजेपी से उनको टिकट नहीं दिया गया 2019 में, कुछ कारणों से नहीं दिया गया उनको, तो सूर्या भैया को टिकट दिया गया। तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए। इसके बाद माँ ने समझाने की कोशिश किया, बाकायदा उनके घर पहुंची माँ और बोले कि माँ का कहना था कि माँ ने समझाया कि बेटा 2 टर्म आपको जिताए हैं, इस बार आपका छोटा भाई है, आप सपोर्ट करिए, आप सपोर्ट करिए, मदद करिए। लेकिन वो सपोर्ट करने के बजाय वो केला छाप से स्टार्ट हो 2019 में। तो लगभग 8 या 9 हज़ार वोट आया उनका 2019 में। अब भैया का वोट था बीजेपी से लगभग 62 हाँ 62,000 लगभग। वही वोट 8-10 हज़ार वोट ऐड हो जाता, सूर्या भैया के पास आ जाता, ऐड हो जाता, तो आज विधायक होते। और जो यंगस्टर का तबका जो लग रहा है सरासर गलत है। एक इंसान जो राजनीति में 3-4 बार लड़ चुका हो, कभी कोई एक विद्यालय चला रहा हो, वो भी निःशुल्क, वो भी अनाथ बच्चों को पढ़ा रहा हो, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बच्चे हैं, उन सबों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, आवासीय विद्यालय उन्होंने बनाया है। तो मैं मीडिया वालों के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, क्या लगता है वो गैंगस्टर रहे होंगे? अच्छा, ये थोड़ा बता दीजिए, जब पुलिस आई आपके घर में तो कैसे हुआ, क्या आया, क्या पूछा आपको, फिर वो सूर्या भैया कहाँ थे, कैसे उसको ले गए, फिर उनके साथ क्या हुआ, आप लोगों को क्या जानकारी इसके बारे में? नहीं एकदम नज़दीक से बता दीजिए। हाँ बताते हैं। 2024 में जब इलेक्शन लड़े वो जेल कैंप से, वो मजबूरन लड़ना पड़ा उनको, क्योंकि सोचे कि मतलब चलो लड़ लेते हैं, क्योंकि दबाव भी था, जनता का दबाव था, वो अपने मन से नहीं लड़े हैं, जनता का दबाव था कि आप लड़िए, तो लड़ना ही पड़ा। हालांकि वो हार गए अलग बात है, लेकिन जनता का दबाव था तो वो भी मजबूर हो गए थे पढ़ने के लिए, मतलब लड़ने के लिए। इसके बाद लेकिन इतना बात है, हारने के बाद भी हमेशा आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये जितना भी है खेती किसानी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे वो। खेती किसानी में आप किसी भी ग्रामीण से पूछ लीजिएगा कि सूर्या हांसदा वो हल चलाते थे,
हल चलाते थे अपने से, लेबर की जरूरत नहीं होती थी उनको। अपने से कुदाल लेके ये जो देख रहे ना गाड़ी उड़ी खड़ा है ना, यहाँ फसल उग जाते थे। और उधर भी हम लोग का बहुत बड़ा बाड़ी है, वहाँ भी फसल उग जाते थे। अभी भी आप देखिएगा ना, अभी भी एक कुंदरी जो होता है, क्या बोलते हैं कुंदरी को, अभी भी वहाँ पर उपजाए हुए हैं। ठीक है, उस उधर भी बाड़ी है। अपने से लेबर का जरूरत नहीं पड़ता था हमको, अपने बल अपने कुदाल ही पकड़े थे। और बच्चा लोग को जो मेरे भतीजे सब है, उन लोगों को चलो रे चलो सीखो काम करना, हम तो ड्यूटी चले जाते थे। तो इस तरह से कोई इंसान किसानी कर रहा हो और बच्चों को पढ़ा रहा हो, जैसे भाभी ने कहा कि अपने से पढ़ाते थे, जब भी मौका मिलता था तो अपने से पढ़ाते थे वो। तो सोचिए इस तरह से। आपने कुछ अलग प्रश्न पूछा था शायद। हाँ, हम पूछे थे कैसे हुआ, पुलिस जब आया आपका घर क्या हुआ, ये यहाँ से बता दें। हाँ हाँ, 2024 के बाद उन्होंने सोचा कि इस समाज को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, आदिवासी समाज को और पहाड़िया समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये स्कूल का मांग करने लगे, हॉस्पिटल का मांग करने लगे कि, और हर कंपनियों को उन्होंने कहा ठीक है, पहले आप आदिवासी पहाड़ियों के लिए तो स्कूल खोलिए, अस्पताल तो खोलिए। जिनका ज़मीन गया हुआ है आसियल में, उन लोगों को तो रोज़गार दीजिए। उनकी मांग इतनी थी। और दूसरी बात है, वो थोड़ा सा बात में थोड़ा एक्टिव मुखर तो थे ही वो तो। इसके बाद फिर उधर वो साहेबगंज जिला का जो आपका वो अवैध खनन जो चल रहा था, अवैध चलान से गिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह यूपी अच्छा, एक बिहार। नाम बहुत जोर शोर से देखते हैं मीडिया में आ रहा है, पंकज मिश्रा करके। पंकज मिश्रा, इनका आपको लगता कोई कनेक्शन है? देखिए, जैसे उन्होंने 11 जून को बयान दिया है कार्यकर्ता सम्मेलन गोड्डा में, 11 जून 2025 को जैसे उन्होंने बयान दिया है, तो कड़ी कहीं ना कहीं से तो उनका जुड़ा ही है, ये तो तय है। चाहे कि जैसा भी हो, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। ये पॉलिटिक्स मर्डर है, ये एनकाउंटर नहीं है। यानी आप कहते हैं कि सूर्या भैया जो है आपका राजनीति का शिकार हुआ है? जी। अच्छा, आप बता दीजिए कि ये जो पुलिस आपके यहाँ आई, जैसे इनकाउंटर जो भी है उनका प्रक्रिया हुआ, पुलिस आपके यहाँ क्या पूछा, कैसे ले गया, कहाँ से हुआ, ये थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। दरअसल मतलब सूर्या भैया को यहाँ से नहीं ले अरेस्ट किया है, वो देवघर जिला मोहनपुर थाना अंतर्गत नौडीहा से लेके गए हैं। तो हम लोग को मतलब 3 बजे हमारी दोनों बात हुई थी। तो उस बात में मतलब वो बोला था कि मेरा तबीयत ख़राब है। तो हम भी वो अक्सर कॉल करते थे मतलब, तो कॉल किए 3 बजे। तो हम पूछे तो कहाँ है, तो बोला कि मतलब जगह में। तो फिर हम रिक्वेस्ट नहीं किए, बाद में पूछे तो जगह तो बताए मतलब हमको। इसके बाद बोला कि मेरे पास मतलब दवाई है, तबीयत ख़राब है, उसको 15-20 दिन से सूल था, और दूसरा उसका टाइफाइड का इंजेक्शन था चल रहा था, 4 इंजेक्शन बाकी था। तो हम भी बोले कि मतलब प्रशासन हमको बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे हैं, मतलब क्या है नहीं वो तो हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमको 2 दिन पहले मतलब हमको धमकी दिया गया था अपना क्वार्टर में, मतलब हम लोग ऊर्जानगर में रहते हैं। तो वही हमको 4 तारीख और 5 तारीख मतलब हमको धमकी दिया था प्रशासन कि सूर्य जो अरेस्ट हो जाएगा तो अब की बार तो मतलब हम लोग उनका इनकाउंटर कर देंगे। तो बोले कि नहीं ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमको पता था भैया का तबीयत ख़राब है, इसी वजह से हम लोग बार बार उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मतलब हमको कुछ दिन का समय दीजिए, मतलब जल्द हम ये सिलेंडर करवा देंगे। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं, इसके बाद हम लोग घर आते हैं। इसके बाद 2-3 दिन तक तो आया नहीं कोई प्रशासन उनसे। इसके बाद मतलब वही 10 तारीख को मतलब उसको वहाँ से अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद हम लोग को 7 बजे खबर मिलता है कि भैया अरेस्ट हो गए हैं। तो इसके बाद हम माँ को बोले तो कंफर्म हो गया माँ से कि मतलब हाँ अरेस्ट किया है। इसके बाद हम लोग मीडिया वाला को बुलाए, तो बात हुई माँ से मतलब उसका। इसके बाद मतलब दूसरे दिन हम लोग खोजना शुरू किए, कौन थाना में पता लगाने के लिए कोशिश किए, तो पता नहीं लग रहा था। तो हम अपने हाथ से घर से निकले, ललमटिया गए। तो वहाँ मेरा गाड़ी रोक दिया जाता है कि बोला कि कहाँ जा रहे हैं। तो हम बोले कि भैया अरेस्ट हो गया है, तो शायद रखा होगा गोड्डा में, तो वही जा रहे हैं गोड्डा या साहिबगंज, कहाँ रखा है मतलब फ़िलहाल खोजना है। तो बोला कि कुछ इधर में हादसा हुआ है, तो आप मतलब एक बार देख लीजिएगा मतलब। तो हम बोले कि कहाँ हुआ है, तो बताए कि इस जगह में हुआ है। तो वहाँ से गए तो हमको एक कॉल आता है कि वो कहाँ है
मतलब ये। तो हम बोले कि हमको भी नहीं पता कहाँ रखा है, मतलब उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा दूर जाने के बाद धनकुंडा गांव में मेरा गाड़ी रोक दिया जाता है। तो वहाँ बोला कि मतलब कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि ऐसे ऐसे इधर में हुआ है सुनने में। तो बोला कि हाँ सुनने में तो आया है कि भैया का नाम बता रहा है। तो हम बोले कि देखे उसका मतलब चेहरा, मतलब ऐसे बोल रहा है। तो बोला कि नहीं देखे तो नहीं, कोई बोल रहा है ये है, कोई और भी है। तो हम बोले कि बिना देखे हम कैसे यकीन करें कि मतलब ये है। तो हम उस जगह पर गाड़ी भेज दिए मम्मी को फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे हुआ है, मम्मी कि आप आइए, हम बाइक से मतलब चल जाते हैं। वहाँ गए तो हमको भी मिलने नहीं दिया, मतलब बोला कि आपके पास बच्चा है, तबीयत ख़राब है इसका, आप बच्चा को घर में छोड़ के ये इसके बाद आप आ जाइए। मतलब तब इसके बाद हम वही करें, वहाँ से मतलब मम्मी जाती है। इसके बाद मतलब हम लोग जगह गए तो प्रशासन हमको सटने नहीं दिया। बोला कि बच्चा का तबीयत ख़राब है और आपको धक्का मुक्का लग जाएगा तो बस बच्चा को देखिएगा कि आप अपना देखिएगा कि मतलब उसको देखिएगा। तो हम आ गए। तो बाद में हमको खबर मिला कि भैया का डेड बॉडी गाड़ी में रख के मतलब वो लोग निकल रहे हैं। तब इसके बाद हम अपना मायके तरफ में मेन रोड में इंतज़ार कर रहे थे। तो इशारा किए तो गाड़ी मतलब रोका नहीं, बोला कि मतलब भैया ही है और भैया का डेड बॉडी है, आप गाड़ी के पीछे पीछे आइए। तब इसके बाद हम लोग जाते हैं, मतलब गोड्डा तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद वहाँ सरदार अस्पताल में तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, बोला कि मतलब नहीं देख सकते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए पोस्टमार्टम के पहले देखने के लिए, लेकिन हम लोग को देखने नहीं दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम शुरू होता है। इसके बाद हम लोग के पास लेटर आता है कि मतलब इसमें साइन कीजिए, मतलब प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हम लोग बोले जब आप देखने ही नहीं दिए हैं तो क्यों साइन करेंगे, नहीं साइन करेंगे हम लोग, पहले देखने दीजिए इसके बाद साइन करते हैं। तब बाद में बोला कि मतलब बाद में बोला कि इसके बाद बड़ी बेटी का फ़ोन आता है। तो बोलता है किसका बॉडी है। तो हम बोले कि तुम्हारा पापा की है। तो वही मेरी बड़ी बेटी बोली कि मम्मी जितना जल्दी हो सके मतलब आप लेके आइए। तब इसके बाद मम्मी साइन करती है उसमें। तब इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, मतलब पोस्टमार्टम के बाद हम लोग को जिम्मा दे देता है। तब ले आते हैं घर में। तब फिर देखते हैं तो नज़ारा कुछ अलग था कि भैया का जला हुआ निशान था, मतलब पूरा शॉर्ट कर दिया हुआ था। तो वो वीडियो अभी भी मेरे पास है, मतलब इधर दिखाइए, नज़दीक से दिखाइए, ये है। ये पूरा जला हुआ निशान है। यहाँ गोली लगा है, यहाँ लगा है, मतलब ऐसे बात पीठ तरफ तो गोली का कोई निशान नहीं आगे है। लगा है। हाँ सामने में लगा है, मतलब पीछे पीठ पीछे कोई गोली नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद पूरा जला हुआ निशान है, मतलब पूरा तरह जैसे पूरा हाथ पूरा जला दिया है। मतलब तो आप लोग प्रशासन से सवाल किए थे क्या कि जला हुआ कैसे जला, ऐसा कुछ? हम लोग को तो उस टाइम देखने ही नहीं दिया, मतलब घर तक हम लोग को जैसे गाड़ी में दिया पूरा बांध के दिया था, लेकिन हम लोग पहले डेथ बॉडी दिखाया जाता है तो हम लोग तो विरोध करते ना, अगर मतलब पहली अगर वो देख लेती माँ और भाभी तो ऑटोमेटिकली हमारा तो प्रश्न उठता ही उठता है ना। ये आप एनकाउंटर किए हैं तो ये दाग कहाँ से आया है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट का दाग कहाँ से आ गया, जला हुआ शरीर में दाग कहाँ से आ गया, तो ऑटोमेटिक वहाँ तो प्रश्न उठता ही उठता है। लेकिन हम लोग को देखने नहीं दिया था, मतलब देखने नहीं दिया कहाँ जाता था बुरा, मतलब लाश को मतलब वो लोग छुपाना चाहता था। इस वजह से हमको लगता है कि मतलब जहाँ ये लोग को पूछताछ ये लोग सब लगा दिया, वही मतलब उसको मार दिया है। मतलब मतलब मृत्यु जो हुआ है, उनकी जो मौत हुई है वो बीच रास्ते में ही कर दिया गया है उनकी मौत। और वो अपना पल्लू झाड़ने के लिए उनकी डेथ बॉडी को जंगल के इस एरिया में लाकर रख दिया जाए, फेंक दिया गया नाला में। तो उन लोगों का सोच था। अच्छा आप एक ही बात बताइए, अगर जैसे एसपी मुकेश कुमार गोड्डा का बयान आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका कहना था कि कुख्यात अपराधी कुख्यात गैंगस्टर सूर्या हंसदा मारा गया पुलिस मुठभेड़ में। मुठभेड़ कैसे होती है कि पहले से ही उनके कुछ साथी जंगल में छुपे हुए थे, तो आपके कस्टडी में, आपके अभिरक्षा में एक कुख्यात अपराधी सूर्या हंसदा जब आपके अभिरक्षा में है, आपके कस्टडी में है, तो वो कैसे खबर कर सकते हैं अपने साथियों को, वो भी रात के 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे के बीच में, कहाँ से, जबकि उनका हाथ पैर सब बंधा हुआ है, तो कैसे वो फ़ोन करेंगे, कैसे वो सूचना दे सकते हैं रात के अंधेरे में। क्या उनके साथी को पता था कि मतलब इसी पहाड़ के अंदर लाया जा रहा है, ये जंगल के? अच्छा ये बताइए
उनसे जब आपके पति से जब बात होगी, बीच में कई बात होती होगी, तो किसी पर कुछ ऐसा आपको बताया गया था कि फलना से चल रहा है या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, हमको कभी ऐसा मतलब नहीं चला है। मतलब कभी उसके सामने मतलब जो प्रशासन बोल रहा है कि मतलब ये है वो है, मतलब ऐसा हम कभी नहीं देखे। जब भी वो रहे हैं मतलब अधिकतर मतलब घर में रहे, मतलब बच्चों के बीच में ही रहे, मतलब और पूरा मतलब बच्चों की पढ़ाई भी करते थे, मतलब साथ में उन्हीं लोग से ज़्यादा मतलब टाइम बिताते थे, जितना हो सके थे मतलब परिवार के साथ ही मतलब ज़्यादा टाइम बिताते थे। मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं या क्या उम्मीद करते हैं? अभी तो हम उम्मीद करते हैं कि मतलब आगे मतलब अगर यही करे तो सीबीआई जांच की मांग करें। अगर वहाँ से कुछ नहीं होता है तो मतलब कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब वहाँ से भी नहीं होता है तो मतलब हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट से अगर उम्मीद नहीं है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे, लेकिन भैया को हम न्याय दिला के रहेंगे। मतलब बस यही कहना चाहते हैं। जैसे एक दो दिन पहले जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि सीआईडी टीम जांच करेगी इस मामले में, मतलब फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीआईडी जांच करेगी। लेकिन हम लोग को सीआईडी जांच नहीं चाहिए, क्योंकि वो राज्य सरकार के अंदर में आती है। और जिसने भी वहाँ चैलेंज किया था 11 जून को गोड्डा के सम्मेलन में, खुलेआम सार्वजनिक मंच से पंकज मिश्रा ने, मुझे 110% शक है, क्योंकि वैसे भी सीएम वही है, झारखंड को वही चला रहे हैं, झारखंड को सिर्फ कठपुतली हैं वो, जो माननीय मुख्यमंत्री वो कठपुतली हैं। तो इस तरह से हमको पूरी 110% शक है उनके दिशा निर्देश पर। ये सारा जो है ना कूटनीति के तहत, राजनीति के तहत उनकी मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु नहीं हुई, हत्या की गई है। आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं? जी हाँ, सीआईडी पर भरोसा? नो भरोसा नहीं है। हम लोग सीआईडी से नहीं, हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो। दूध का दूध और पानी पानी। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ठीक है। अगर मेरे भैया अगर दोषी निकलते हैं या टाला जाते हैं सीबीआई की तरफ से, तो हम लोग इत्मीनान हो जाएंगे, मतलब शांत हो जाएंगे, चलो भाई मेरे भैया गलत थे। लेकिन यहाँ पे किंतु और परंतु तो है ही। देवघर से 110-20 किलोमीटर दूरी है। अब बताइए, आप रात को ही क्यों लेके आते हैं जंगल में? इतनी भी क्या जरूरत था? ऑलरेडी वो टाइफाइड से ग्रसित थे और एक सप्ताह से वो सूल का चल रहा, सूल की बीमारी से भी तो ग्रसित थे। तो आप ऐसे बीमार आदमी को कैसे आप इस तरह से टॉर्चर कर सकते हैं? अच्छा, आपका क्या ठो बच्चा है? हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी है, 1 बेटा है। मतलब बड़ी बेटी 8.5 साल की है, बेटा है मतलब 5 साल का, और से दूसरा बेटी है मतलब 4 साल की, और एक छोटी बेटी है वो 1 साल की है। आप जॉब करते हैं कहीं? जी हाँ, इस सेल में जॉब करते हैं। हम लोग काठीकुंड से आए हैं और हम लोग एक क्लब से आए हैं। एक हम लोग का क्लब चलता है, आदिवासी क्लब कॉपी के अंदर काठीकुंड। और न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला कि गोड्डा के डकैता गांव में इस तरह का घटना हुआ है। और हम लोग को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लगा कि जिनका इनकाउंटर दिखाया गया, इनकाउंटर में जो मरे गए सूर्या हंसदा करके, वो जो है ना, जो सरकारी प्रशासनिक विभाग से जो न्यूज़ वायरल हुआ है उनमें तो पता चल रहा है कि वो बहुत ही खूंखार अपराधी थे। लेकिन बाकी जो न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि वो एक स्कूल भी चलाते हैं और उसमें कई अनाथ बच्चे को जो है ना फ्री में एजुकेशन वो मुहैया करा रहे थे। तो इस न्यूज़ से, और इनका जो अंतिम संस्कार हो रहा था उस दिन भी कई एक बच्चे को दिखाया गया था कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए। तो इस चीज़ों को देख करके हम लोग को अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख लगा। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन चला रहे थे, एजुकेशन सिस्टम, और फ्री में जो अनाथ बच्चों को दे रहे थे, ये बड़ा ही दुख का मामला निकला। हम लोग के लिए बहुत ही दुखित चीज़ था। और उसी से प्रभावित होकर के हम लोग आज यहाँ आए हैं, उनके परिवार वालों से मिले। और हम लोग चाहते हैं कि उनका जो ट्रस्ट था और जो एजुकेशन चला रहे थे, उन बच्चों का एजुकेशन रुके नहीं। और उसमें हम लोगों से जो सहयोग बनेगा, हम लोग इन लोगों के परिवार के ऊपर में प्रस्ताव रखे हैं। और कुछ जो भी सहयोग हम लोग से बन पड़ेगा ताकि वो एजुकेशन बंद ना हो, स्कूल बंद ना हो और ये एजुकेशन सिस्टम चलते रहे। क्योंकि हमारे जो संथाल समाज है, जहाँ के जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी, जो यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं,
आज तक अगर देखा जाए तो शिक्षा की दिशा में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हम लोग जो संगठन के लड़के लोग हैं, हम लोग जो अपना मतलब गांव में देखते हैं कि 2 से 3% ही एजुकेशन आज तक में हुआ है। हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जिस गांव में अगर 500 का पॉपुलेशन है, उस गांव में 2 या 3 या अधिकतम 10 आदमी ही ग्रेजुएट पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से मोटा मोटी 2-3% ही एजुकेशन आज तक हुआ है। और ये जो सूर्या हंसदा जो एजुकेशन सिस्टम को चला रहे थे, समाज को शिक्षित करने का जो सिस्टम चला रहे थे, ये बहुत ही प्रभावशाली था हमारे समाज के लिए। और ऐसा हम लोग का भी सोच है कि समाज को शिक्षित करने के लिए इस प्रकार का सोच होना चाहिए। इसीलिए उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग से जितना बन पड़ेगा सहयोग करने के लिए हम लोग यानी स्कूल चलाने आपको सहयोग कीजिएगा। हाँ, स्कूल चलाने में जितना बन पड़ेगा हम लोगों से, संगठन से हम लोग सहयोग करेंगे। अच्छा, आप बोलिए अच्छा कि परिवार वालों से आप मिले, क्या समझ में आया आपको? परिवार वालों से मिल कर के मुख्यतः तो यही समझ में आया कि समाज को बृहद दिशा की ओर ले जाने की सोच रखने वाला व्यक्ति को वर्तमान परिस्थिति जो है पनपने देने की इच्छा नहीं रखता है, और ऐसे लोगों को कुचल करके किसी भी रूप से बर्बाद करने की माहौल चल रहा है। और जिनको आज जिस परिस्थिति में दिखाया जा रहा है, परिस्थिति वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, परिस्थिति जस्ट उसका उल्टा है। आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहिए? आदिवासी समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी आप होशियार हो जाइए और अपने आप को कम से कम शिक्षा में दुरुस्त कीजिए। चूँकि हमारे स्वर्गीय साथी का एक बहुत बड़ा सोच रह गया था, सोच बना हुआ था कि समाज जो है शिक्षित बने, और उस दिशा में उन्होंने काम शुरू भी किया था। और मैं सारे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सारा समाज आज भी चेत जाए और शिक्षा में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करे।